संकल्प स्कीम। संकल्प स्कीम के लिए बहुत सारा पैसा आया था, फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा हमको मिला था। तो अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी आती है और उनके कैग की रिपोर्ट को उठाया और दिखाया कि इसका कितना मिसयूज हुआ है। जैसे कि हर स्कीम के अंदर आप देखते हो कि पैसा खा लिया गया बीच से, वैसे ही पब्लिक अकाउंट कमेटी, क्योंकि जो इसके चेयरपर्सन होते हैं ना, स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन के किसी एमपी को चूज करते हैं, ठीक है। तो स्पीकर ही अनाउंस करेंगे, पर वो रहते किस साइड से हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से। या वेणुगोपाल जी ने अभी इसको रिप्रेजेंट करा था। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी लास्ट में देखते हैं। पहले देख लो पैसा कितना एलोकेट करा गया था इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। 4,455 करोड़ रुपया सिर्फ संकल्प स्कीम के लिए एलोकेट करा गया था। अब कैग की फाइंडिंग क्या आई थी संकल्प स्कीम को लेके, तो इन्होंने बोला, ये कैग की रिपोर्ट है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वही करते हैं ना सारी स्कीम्स की स्क्रूनी, कि कितना काम हुआ, कितना पैसा एलोकेट हुआ था, वो ढंग से यूज हुआ या नहीं। वैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी वो फिर कैग की रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं कि डेटा वगैरह इसमें ठीक से दिया है या नहीं दिया है। तो जब उन्होंने एनालाइज करा तो ये जो 4,455 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ था, इसमें बड़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज निकल के आई। फर्स्ट ऑफ ऑल 44% जो बजटेड फंड था उसे डिस्पर्स करा गया, मतलब टोटल में से सिर्फ 44% की ही डिस्बर्समेंट हुई है। बाकी कहां गया? बाकी आपको पता ही है, आधा करप्शन में चला गया, आधा वो बिचौलिए थे उनको चला गया। तो 44% की ही डिस्बर्समेंट हो पाई। टाइमलाइन कब से कब तक? तो 2017 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, जो संकल्प स्कीम है। 18 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था, और इसकी वैसे 2023 में कंप्लीशन होनी थी, पर थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा था 2024 तक। और अब जाके जब स्क्रूटनी हुई तो स्क्रूटनी से क्या पता लगा कि क्या की फाइंडिंग से पीएससी ने जब रिप्रेजेंट करा पब्लिक अकाउंट कमेटी ने, कि सिर्फ 44% ही पैसा यहाँ पे डिस्पर्स करा गया था, मतलब पैसे की अंडर यूटिलाइजेशन हुई है। अब रिपोर्ट्स क्या क्या फ्लैग ऑफ करी गई कि एक तो फाइनेंशियल प्रोग्रेस देखोगे, बड़े सारे डिले हुए, पैसा पहले तो टाइम से नहीं पहुंचा, नंबर 1 कंडीशन। फिजिकल प्रोग्रेस, जो इस संकल्प में बस इतना याद रख लो अभी दिमाग में कि स्किल ओरिएंटेड था, जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उनमें स्किल डिप्लॉय करनी थी। तो बोला फिजिकल प्रोग्रेस भी नहीं देखी गई, और वीक अडेयरेंस रही। जो गाइडलाइन दी गई थी कि इसे इंप्लीमेंट आपने कैसे कैसे करना है, कोई उसके ऊपर फोकस नहीं करा गया, और स्कीम की एग्जीक्यूशन भी बहुत स्लो करी गई। 2018 से 2023 तक ये चलनी थी, पर एक्सटेंड हो जाती है अप टू 2024। अब संकल्प स्कीम के बारे में देख लो थोड़ी थोड़ी चीजें। 2017 में ये आती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसका अप्रूवल दिया था। टोटल आउटले 4,455 करोड़ का था, और मेन फोकस कहां पे किया? जो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाए, ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू भी कुछ जॉब का पर्सपेक्टिव हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के पास रहे। और जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब जो इंस्टीट्यूशन, जैसे आपने पीएम कौशल विकास योजना के बारे में पढ़ा था, वो भी स्किल ओरिएंटेड स्कीम थी, पर उसमें केसेस करप्शन के आ जाते हैं बीच में। कुछ इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं, वो बिल्डिंग थी ही नहीं और पेपर पे ही थी। सोचो, वो पैसा भी जा रहा है उस बिल्डिंग के लिए, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं लोग उनके लिए, पर वो बिल्डिंग ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को इंप्रूव करने का मेन मोटो था, और इंडस्ट्री लिंकेज को एनहांस करना, और साथ में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है जिनको सारी चीजें शायद नहीं मिल पाई हैं, वो उनको इंक्लूजन में लेके आना था। मतलब सबका साथ सबका विकास, वो वाली यहाँ पे अप्रोच अप्लाई करी जानी थी ना। तो फंडिंग स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3,300 करोड़ रुपया तो वर्ल्ड बैंक से लोन की फॉर्म में आया था, मतलब इंटरनेशनल पैसा भी इस स्कीम के लिए स्पेशली आया हुआ था, संकल्प स्कीम के लिए। एंड स्टेट की कितनी लेवरेज थी? तो सिर्फ 660 करोड़ रुपए की। और इंडस्ट्री की कितनी लेवरेज थी? मतलब पीपीपी मॉडल को बूस्ट कर रहे हैं, 495 करोड़ रुपए की। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ चंक जो पैसा है वो लोन की फॉर्म में आया है फ्रॉम द फॉरेन एरिया, वर्ल्ड बैंक से आ रखा है। तो 3,300 करोड़ टोटल, तो वैसे भी 4,455 करोड़ था ना, तो उसका ये डिवीजन आ गया। अब संकल्प की फुल फॉर्म, दैट इज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। नाम से पता लग रहा है, स्किल एक्विजिशन, स्किल एक्वायर करवाना, नॉलेज अवेयरनेस, नॉलेज के बारे में मतलब पता भी होना चाहिए ना कि ऐसी भी कोई स्किल एग्जिस्ट करती है, ऐसी भी कोई स्कीम एग्जिस्ट करती है। और क्या प्रमोट करवाना है? लाइवलीहुड, कोई अर्निंग वो कर पाए, तो दैट इज संकल्प स्कीम। अब देख लो, इसको लॉन्च करा गया था 2018 में, 17 में आ गई थी, 18 में जाके इसको लॉन्च करा। कौन सी मिनिस्ट्री देख रही थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अप्रूवल किसने दिया था? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और कैसी है ये? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखा ना पीछे, स्टेट का भी पैसा बताया हुआ है, इंडस्ट्री का भी पैसा बताया हुआ है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। फंडिंग का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको याद रख लेना। रेशियो नहीं आपने पढ़ी, आपने देखा एक वर्ल्ड बैंक से लोन आया, दूसरा गवर्नमेंट की बात करी, और इंडस्ट्री लेवरेज कितना रहेगा तो उनकी बात करी। देन उसके बाद मेन एम क्या था? तो जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हमने चला रखा है उसको अचीव करना। फंडिंग रह जाएगी थोड़ी थोड़ी याद, वर्ल्ड बैंक का मेन रोल आ गया यहाँ पे, और बाकी जो असिस्टेंस थी
3,300 करोड़ रुपए की वर्ल्ड बैंक के लोन की फॉर्म में आई। तो लोन बोल रहा है यहाँ पे वापस भी करना पड़ेगा आपको, वापस करना है तो पैसा भी जनरेट करवाना पड़ेगा, पर बीच में 44% का ही डिस्बर्समेंट हुआ है, तो नेगेटिव नोशन कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाता है। टाइमलाइन तो ये वैसे 2023 में कंप्लीट होना था, पर एक्सटेंड हो गया था अप टू 2024, 1 साल का डिले था। कोर ऑब्जेक्टिव क्या थे? नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है पैन इंडिया लेवल पे भी, उसके अंदर स्टेट्स पे भी, स्टेट के अंदर लोकल बॉडीज पे भी, और जो डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज बैठी हुई हैं उनको सपोर्ट करना था, जो ऐसे स्किल प्रोग्राम्स आगे लेके आ रही थी। और जो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड करी जाती हैं, तो वो भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की गाइडलाइन में ही इंक्लूडेड था। क्वालिटी अश्योरेंस, स्किल आपने दे दी, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करा तो उसका भी कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पे क्वालिटी अश्योरेंस का फोकस करना था। सबसे पहले नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसको यूनिवर्सलाइज करना था। कई यूनिवर्सिटी, कई कॉलेजेस में या कई स्कूल्स में आपने इसको देखा होगा, इसकी भी इंक्लूजन करी जानी थी। एंड स्टैंडर्डाइज्ड सर्टिफिकेशन, आपने स्किल अटेन कर लिया, आपको एंड में एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कहीं तो सीखते इसलिए है कि लास्ट में क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट। इंटरव्यू के टाइम पे देख लेंगे कि क्या पढ़ना है इससे रिलेटेड, तो सर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। और जो क्वालिटी थी ट्रेनर पूल के अंडर, वो भी प्रमोट करनी थी, मतलब जो सिखा रहा है उस स्किल को, उनकी भी क्वालिटी को मेंटेन करना था। देन इंक्लूजन सभी एरियाज पे, दैट इज वल्नरेबल सेक्शन जब आप पढ़ते हो, विमेन, देन SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सभी को इंक्लूड करना था, तो इंक्लूजन भी आ गया। अचीवमेंट्स क्या क्या हुई, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी बात करी है, पर हमने तो पढ़ लिया इसके बारे में पहले ही। यहाँ पे भी करप्शन के केसेस आगे थे, कईयों को स्किल सिखा दी गई पर वो जो इंसेंटिव मिलना था वो नहीं दिया गया था, कईयों को स्किल ही नहीं सिखाई गई, बस नाम वहां पे दर्ज करवा दिए गए थे। कई जगह पे आपने बैंक अकाउंट्स का देखा था कि बैंक अकाउंट सेम से ही दे दिए, या 1 2 3 4 5 6 जो आपने वाईफाई या ब्लूटूथ का जो भी पासवर्ड वगैरह लगाया होता है, हॉटस्पॉट पे पासवर्ड लगाया होता है, वैसे तो अकाउंट नंबर थे, या एक ही अकाउंट नंबर के 2 बेनिफिशियरी थे, तो ऐसे ऐसे केसेस भी आपके सामने आए। देन उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब ये जो स्किल और नॉलेज है आपने जो गेन करी है, ये ट्रेडिशनल क्लासरूम के बाहर अटेन करी, तो फिर स्कूल के करिकुलम में क्यों ना ऐड कर दी जाए, क्योंकि पैसा तो स्कूल में भी लगा ही रहे थे, इसके लिए सेपरेट स्कीम की वैसे भी जरूरत नहीं है। थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, जैसे आपने स्कूलिंग जब करी थी तो होता था ना, ऐसे सुबह का लंच से पहले 4 पीरियड्स लगेंगे, उसके बाद ब्रेक आएगा आधे घंटे का, दोबारा से आपका सिलेबस भी खत्म करना होता था, तो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोविजन अब जाके ऐड करने लगे जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने हॉर्टिकल्चर में करी थी अपनी स्टडीज, तो उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए टीचिंग में ऐसे ऑफर करे गए थे उनको कि आपने सिर्फ छुट्टियों के टाइम पे पढ़ाने के लिए आप आ जा सकते हो, तो उनकी इनकम भी वहां से जनरेट हुई, प्लस बड़े सारे बच्चे आगे आए कि हमें भी सीखनी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें, तो वो स्कूल में ही इंटीग्रेट हो गया। तो फिर बाद में ऐसी स्कीम्स की अलग से जरूरत नहीं पड़ती अगर आप स्कूल में ही सारी चीजों को प्रोवाइड कर दो। बाकी स्किल इंडिया पोर्टल, ये आपको पता ही है, नेशन वाइड जो स्किल रिलेटेड डेटा है उसकी इंटीग्रेशन इस पोर्टल के ऊपर करनी है। नाउ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, सबसे पुरानी कमेटी अगर इंडिया के अंदर आपको दिखेगी यही वाली है, जो स्पेशली डील करेगी पार्लियामेंट्री जो गाइडलाइंस है उनके साथ। तो 1921 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था, ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है इंडिया की, और इसका मेन फंक्शन क्या था? ऑडिट। ऑडिट मतलब चेक करना, किसको? रेवेन्यू को, कितना पैसा सरकार ने खर्चा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे ये चेक करते हैं। लीगली स्पेंड करा गया या नहीं ये भी चेक करा जाता है, मतलब पहले कैग रिपोर्ट लेके आएंगे, अगर यूनियन से रिलेटेड थी तो प्रेसिडेंट के पास पकड़ा देंगे, स्टेट से रिलेटेड थी तो गवर्नर के पास पकड़ा देंगे, उन्होंने पकड़ा दी, उनका काम यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद PAC लाइमलाइट में आती है, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी? वो कैग की रिपोर्ट को ही फर्दर स्क्रूटनाइज करेंगे, ऑडिट करेंगे। अब की फंक्शन क्या रहते हैं? तो कैग की जो ऑडिटेड रिपोर्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर, उसी को स्टडी करते हैं। जैसे इंडिया में भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं ना, पर काम किसका है? सिर्फ ऑडिट जनरल का, मतलब सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं। कंट्रोलर का मतलब होता है कि जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाएगा तो कैग को भी आगे बुलाया जाए, जैसे यूके में चलता है, पर इंडिया के अंदर बस टर्म उठा ली थी यूके से, पर कंट्रोलर वाला काम कैग का नहीं है इंडिया के अंदर, सिर्फ ऑडिटिंग का है, इंस्पेक्शन का काम है। डन? उज्जवल डन? लग गया ना पता? ठीक है। तो मनी जो सैंक्शन करी गई थी पार्लियामेंट के थ्रू, वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करी गई या नहीं करी गई, उसके ऊपर चेक रखता है। मेंबरशिप, टोटल 22 मेंबर आ जाएंगे, जहां पे 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। 15 याद रख लो, बाकी 22 में से माइनस कर लेना। चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो लोकसभा के ही MP, पर कहां से होने चाहिए? फ्रॉम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो उसको चेयरपर्सन बनाया जाता है, और स्पीकर चूज करते हैं कि कौन चेयरपर्सन बनेगा। टेन्योर कितना रहता है? तो 1 साल का रहता है, और जो मिनिस्टर
हैं वो पीएससी के मेंबर नहीं होने चाहिए ऑलरेडी, मतलब पहले नहीं होने चाहिए, तो वैसे ही उनकी चेकिंग होती है, दैट्स ऑल।